गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने न्यूजीलैंड में विज़िट किया है। ये फर्स्ट विज़िट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पिछले 40 साल में। और उसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपने टाइज़ को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट कर लिया है। एक रोड मैप अडॉप्ट किया है 2030 के लिए। दोनों कंट्रीज़ ने कमिट किया है कि डबल कर लेंगे बायलैटरल ट्रेड को, न्यूजीलैंड डॉलर्स $7 बिलियन तक का बाय 2030। और इसमें इंडिया न्यूजीलैंड का जो रिसेंटली साइन हुआ एफटीए है वो हेल्प करेगा। न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है कि वो $20 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे अगले 15 साल में। दोनों कंट्रीज़ ने रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स होंगे काउंटर टेररिज्म पर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर, ये सब एक अनाउंस किया है सिक्योरिटी से रिलेटेड। फ्री ओपन इंक्लूसिव स्टेबल प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक के लिए जो है कमिटमेंट दिखाई है दोनों कंट्रीज़ ने। ग्रोइंग कंसर्न्स दिखाए गए हैं चाइना जो है कि जो एक्सपेंड जो ये एम्फेसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोइंग कंसर्न्स है दोनों साइड्स पर चाइना के मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उससे रिलेटेड। दोनों कंट्रीज़ ने जो है हाईलाइट किया है कोऑपरेशन अंडर CTF 150, जिसमें कि न्यूजीलैंड जो है वो कमांडर है, इंडिया जो है वो डिप्टी कमांडर की तरह सर्व कर रहा है। जिसमें कि ये बेसिकली एक फोर्स है मल्टी नेशनल कंट्रीज़ की। तो इसमें कॉम्बैट होता है नेशनल नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, मैरीटाइम टेररिज्म, इलिसिट मैरीटाइम एक्टिविटीज़ मिडल ईस्ट और वेस्टर्न एशियन इंडियन ओशन रीजन में। दोनों साइड्स ने एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। एस्टैब्लिश किए जाएंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर कीवी फ्रूट नागालैंड और उत्तराखंड में। अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1952 में साइन हुए थे, शुरू हुए थे इनफैक्ट। इंडियन डायस्पोरा जो है वो वहाँ पर लगभग 2.5 लाख का है और थर्ड लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी है इंडियंस की न्यूजीलैंड में। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड जो है वो अपने डोर्स ओपन कर रहा है 2011 से इंडिया की तरफ, ठीक है। तो अभी जो है बायलैटरल ट्रेड वो 3.95 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स का है एनुअली, मतलब लगभग 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंट लैंडस्लाइड्स हुई हैं वेस्टर्न घाट्स में और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उससे हमारा फोकस जा रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है हमारे को एक इफेक्टिव लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की। तो लैंडस्लाइड जो है वो प्रेडिक्टेबल डिज़ास्टर होता है, काफ़ी एक्सटेंट तक उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अगर होंगे तो उससे टाइमली इवैक्यूएशन हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ कम हो सकती है, प्रॉपर्टी भी कम का भी जो लॉस है वो भी कम किया जा सकता है। जैसे कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड जैसे, उन्होंने ऑलरेडी कैजुअलिटीज़ को प्रिवेंट किया है एडवांस वार्निंग्स और प्लान्ड इवैक्यूएशंस के साथ। इंडिया में 2024 में मुन्नार लैंडस्लाइड्स हुई थी, उससे जो है डिमॉन्स्ट्रेट हुआ था कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इवैक्यूएशन हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकती है लैंडस्लाइड्स की। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हिसाब से लगभग 13% जो इंडिया का लैंड मास है वो लैंडस्लाइड्स प्रोन है। हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जोन्स हैं। अब इसी इसमें अगर आप देखो सिक्किम, वहाँ पर लोअर वल्नरेबिलिटी है, वहाँ पर रोड का नेटवर्क इतना एक्सटेंसिव नहीं है, इसीलिए जो है वहाँ के जो है माउंटेन कटिंग और स्लोप डिस्टर्बेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। एनीवेज अगर हम देखें अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो एक अमृता यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें सेंसर्स कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं स्लोप की स्टेबिलिटी को, और रीडिंग्स जब एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से ऊपर जाती है तो वार्निंग्स इशू की जाती हैं। ये साइंटिफिकली रॉबस्ट और हाईली एक्यूरेट सिस्टम है। दूसरा एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्टिंग मॉडल है, आईआईटी मंडी ने डेवलप किया है, जो कि प्रेडिक्ट करता है लैंडस्लाइड प्रोबेबिलिटी को अक्रॉस लार्ज रीजन्स। ये बेसिकली कैसे काम करता है, सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग करता है हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड्स की, इंटीग्रेट करता है लोकलाइज्ड रेनफॉल फोरकास्ट, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉक स्टेबिलिटी। लगभग 7 से 10 रेनफॉल डिराइव्ड पैरामीटर्स को इसमें यूज़ किया जाता है। अब ये इसका फ़ायदा ये है कि एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एरियाज़ को कवर कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन इसकी ये है कि हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट पर डिपेंडेंट होगा। तो इंडिया जो है वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक इफ़ेक्टिव नेशन वाइड जो ये लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम है अगले 2 साल के अंदर हम बना सकते हैं। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हाई इम्पैक्ट लैंडस्लाइड जोन्स, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करनी होगी, सेंसर बेस्ड ऑब्जर्वेशन रखने होंगे,
हाई रेजोल्यूशन वेदर फॉरकास्टिंग, GIS, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ये टॉपिक भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। PM मोदी जो है इंडिया के फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को जींद में, हरियाणा में जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। तो इसके बाद जो है इंडिया एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन करेगा जिसमें कि जो कि अपनी हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इंडिया की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन सेट्स में एक होगी। 89 किलोमीटर के स्ट्रेच जो है जींद और सोनीपत के बीच में, जिसमें 12 स्टेशन आएंगे। 2 घंटे का जो है वो ट्रैवल टाइम रहेगा, उसको ये कवर करेगी। ऑपरेशनल स्पीड इसकी 75 तक होगी, 75 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक होगी। 2 ट्रिप्स जो है ये डेली लगाएगी। 0 CO2 एमिशंस होंगी इसमें से। सबसे पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो एल्स्टॉम, जो फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने 2016 में एग्जीबिशन में दिखाई थी बर्लिन में, और फिर 2018 में इसे लॉन्च किया गया। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन बनी। उसके बाद जापान, चाइना, US ने अपने अपने हाइड्रोजन ट्रेन निकाली। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ये सिर्फ एक इवॉल्विंग स्टेज पर है। ये अभी तक इसको मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो पैसेंजर्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ में। तो अब ये कैसे काम करती हैं? अब इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। अब हर पावर पैक जो है वो 300 kV की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है। और जो जो 4 पैक्स अगर हम देखें जो इसमें लगाए जाएंगे, वो 1200 kV तक का जो है वो पर पावर कार जनरेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्यूल सेल क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली पावर आउटपुट जो है वो डिलीवर करता रहता है। जब शुरू होती है ट्रेन तो पावर डिमांड उस टाइम पर लो होती है, तो सरप्लस फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बैटरी को चार्ज करती है। और जब पावर डिमांड बढ़ती है, जैसे स्पीड बढ़ती है, तो बैटरी जो है वो फ्यूल सेल को सप्लीमेंट करती है। जब स्टेशन आने लगता है तो बैटरी जो है वो रिचार्ज हो जाती है सरप्लस फ्यूल सेल से की एनर्जी से। तो इसलिए मतलब क्या होता है कि जो जर्नी है वो लगभग 80% चार्ज जो है वो एंड होती है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ पे है? स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन को सबसे बड़ा हर्डल है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी जो है वो ग्लोबली बहुत लो होती है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग रहता है। अब इंडियन रेलवेज़ ने एक 3000 किलो का कैपेसिटी फ्यूलिंग स्टेशन भी बनाया है, फैसिलिटी भी बनाई है जींद में इस इशू को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस और जो है एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में रिलीज़ किया गया है। इसमें दिल्ली का रैंक 120 आया है अमंग 173 कंट्रीज़। अब इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो पब्लिश करती है, और इसका पर्पज़ है कि कितनी सूटेबल हैं सिटीज़ लिविंग के लिए, उसको इवेल्युएट करना। 173 सिटीज़ को अक्रॉस द वर्ल्ड 30 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हुए असेस किया जाता है। अब इसमें कुछ 5 कैटेगरीज़ हैं, जैसे स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हेल्थ केयर जो है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखी गई है, और ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट इस साल। न्यू दिल्ली का रैंक 120 है, फिर उसके बाद मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु है इंडिया में। लेकिन ग्लोबली जो है वो कोपेनहेगन सबसे लिवेबल सिटीज़ मानी गई है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, समृद्ध ग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का समृद्ध ग्राम जो है उसे वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2026 में अवार्ड मिला है। तो ये समृद्ध ग्राम एक फ्लैगशिप रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का, भारत नेट नेटवर्क पर बनाया गया है। एक पायनियरिंग फिजिकल प्लस डिजिटल सर्विसेज मॉडल है जो इंटीग्रेट करता है ऑन ग्राउंड प्रेजेंस को विद रॉबस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावर करने के लिए रूरल सिटीजन्स को। अब इसका एम है ट्रांसफॉर्म करना रूरल इंडिया, और इस इनिशिएटिव के जो है हार्ट में है समृद्धि केंद्र, जो वन स्टॉप विलेज लेवल हब्स हैं, डिलीवर करेंगे इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज, और जैसे एजुकेशन और स्किलिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फूकॉक आइलैंड। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 15 इंडियन टूरिस्ट जो है वो उनकी डेथ हो गई है। एक जो बोट उन्हें कैरी कर रही थी विजिटर्स को, वियतनाम के सदर्न आइलैंड ऑफ फूकॉक में वो कैप्साइज हो गई है। तो फूकॉक आइलैंड जो है वो पर्ल आइलैंड कहा जाता है, वियतनामीज आइलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में लोकेटेड है। लार्ज पार्ट जो है इस आइलैंड का वो फूकॉक नेशनल पार्क में आता है, और इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी माना जाता है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है इस आइलैंड का वो है माउंट चुआ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसको यूज़ करके
जो है वो लेड को अब्जॉर्ब किया जा सकता है कंटेमिनेटेड वाटर से। तो साइनोबैक्टीरिया इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, और ये लगभग सभी तरह के वाटर्स में पाई जाती है। ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है ये, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्रेश, ब्रैकिश और मरीन वाटर में रहते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया जितने भी हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब ट्रॉप्स हैं, मतलब कि अपनी खुद की एनर्जी जो है जनरेट करते हैं फोटोसिंथेसाइज करके सनलाइट को। साइनोबैक्टीरिया जो है वो साइनोबैक्टीरिया ब्लूम्स जो हैं वो वाटर में, स्लो मूविंग वाटर्स में जो है वो फॉर्म होते हैं, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। अब वार्म न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट्स जो हैं में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक साइनोबैक्टीरिया जो है वहाँ पर ग्रो हो सकता है क्विकली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मेमोरियल है वीर जीवाजी महाले का, वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फुट हिल्स ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट पर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। तो प्रतापगढ़ फोर्ट एक लार्ज हिल फोर्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। मराठा किंग शिवाजी महाराज जो है उन्होंने कमीशन किया था मोरोपंत पिंगलेज जो हैं उन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह, कि वो इसकी फोर्ट की कंस्ट्रक्शन करें ताकि नीरा और कोयना रिवर बैंक्स को डिफेंड किया जा सके। जो कंस्ट्रक्शन है इस फोर्ट्रेस की वो 1656 में कंप्लीट हुई। इसमें बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुई बिटवीन शिवाजी महाराज और अफजल खान, जो बीजापुर सल्तनत का कमांडर थे। अब इसके बाद जो है वो जब वो जीत गए तो इससे शिवाजी महाराज जो है वो पावरफुल लीडर की तरह सामने आए, ओके। और फिर उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर बने डेक्कन रीजन में। 1818 में मराठा फोर्सेस को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा जब वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हार गए थे, ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India-New Zealand relations. This topic is important for international relations. Indian Prime Minister has visited New Zealand, which is the first such visit by an Indian Prime Minister in last 40 years. India and New Zealand both elevated their ties to a strategic partnership, and they adopted a roadmap to 2030. Both countries have committed doubling the bilateral trade to about 35,000 crore rupees by 2030. The recently concluded India and New Zealand FTA will be helpful in this goal. New Zealand has announced its intention to invest $20 billion in India over the next 15 years. Both sides have created a maritime security dialogue, which will create joint working groups on counter-terrorism and enhance information sharing. Both sides have established a vision for free, open, inclusive, stable, and prosperous Indo-Pacific. Basically, it's a mutual concern against China's expansionist military activities in the Indo-Pacific region. The leaders also highlighted cooperation under CTF 150, in which New Zealand is serving as commander, India is serving as a deputy commander. This force is basically meant to combat narcotics trafficking, maritime terrorism, and illicit maritime activities in Middle East and Western Indian Ocean. Both sides have exchanged agreements on animal husbandry and dairying, technical collaboration and exchange of best practices. In fact, centers of excellence will be established for kiwi fruit in Nagaland and Uttarakhand. So, if we look at history, both sides established their diplomatic relations in 1952, and Indian diaspora numbers around 250,000, which makes it third largest ethnic community in New Zealand. India is the second largest source of international students in New Zealand. Okay. So the next topic is landslide early warning system in India. This topic is important for environment section. Recent landslides in Western Ghats and other parts of India have renewed focus on the urgent need for effective landslide early warning systems. So why early warning systems matter? Landslides are very predictable and they can be predicted to a considerable extent. Early warning systems enable timely evacuation, reducing the loss of life and property. Countries like New Zealand, countries like Switzerland have successfully prevented casualties. In India, 2024 Munnar landslides demonstrated the effectiveness of an early warning system. And according to an NDMA, around 13% of India's landmass is prone to landslides. Himalayan region and the Western Ghats are the most vulnerable zones. Sikkim, despite frequent attention, has comparatively lower vulnerability because road networks are less extensive there, and therefore reduced mountain cutting and slope disturbance has improved geological stability there. So there are two such landslide forecasting systems in India. First one is being
has been developed by groups of Amrita University. So this system uses sensors which continuously monitor slope stability, and when readings exceed predefined safety thresholds, warnings are issued to local authorities for evacuation. Scientifically robust and highly accurate, this system has an advantage of being scientifically robust and highly accurate. So there is a probabilistic forecasting model in which is developed by IIT Mandi. This approach predicts landslide probability across large regions. It uses satellite-based mapping of historical landslides, integrates localized rainfall forecasts, soil characteristics, rock stability, and it employs about 7 to 10 rainfall-derived parameters for each location. It covers extensive geographical areas, okay, including remote locations. But the limitation is that it is dependent on high resolution rainfall forecasts. Experts believe that India can develop an effective nationwide LEWS within 2 years. It the priority action is to identify high frequency, high impact landslide zones, and we have to integrate satellite monitoring, sensor based observations, high resolution weather forecasting, GIS, and remote sensing technologies. Okay. So the next topic is India's first hydrogen-powered train. This topic is important for environment section. PM Modi will be flagging of the first hydrogen-powered train in Jind, Haryana, soon, and India will join an elite group of countries after this, who have their own hydrogen trains operating. So India's hydrogen train is going to be among the world's longest and most powerful hydrogen train sets. It will function on the 89-kilometer Jean Sonipat section via 12 stations with a 2-hour travel time. It will be having an operational speed of about 75 km per hour, maximum speed of 120 km per hour. 2 round trips will be given daily, and it will have zero CO2 emissions. Only byproduct will be harmless water vapor. So the first such train was presented by Alstom, the French company, at a 2016 exhibition in Berlin, and it was launched in 2018 to become the world's first hydrogen-powered passenger train. Later on, Japan, China, and US launched their own hydrogen trains, but still this technology remains in an evolving stage for mass transportation of passengers. So how does this work? Hydrogen trains generate their own electricity by combining hydrogen with oxygen. Each power pack generate about 300 kV, and 4 power packs together would provide about 1200 kV per power car. The fuel cell will deliver the constant power output, and when the train starts, the power demand is low, so the surplus fuel electricity will charge the battery. And when the speed picks up and the power demand increases, the battery supplements that fuel cell. And near the station, when demand drops again, the battery recharges using surplus fuel cell energy, ending the journey nearly 80% charged. So the what are the problems here? So storing and transporting hydrogen safely is the biggest technical hurdle. Additionally, hydrogen production levels remain low globally, and transportation is logistically challenging. To address this, Indian Railways has set up a 3,000 kg capacity fueling facility at Jeet. Okay. So the next topic is Global Livability Index. This topic is important for your governance section. So global and environment section. So Global Livability Index 2026 was released, and Delhi has been ranked as 120 among 173 cities. So Global Livability Index is published by Economist Intelligence Unit. The purpose is to evaluate how suitable cities are for living by measuring everyday living conditions. It assesses 173 cities across the world across 30 indicators. It is grouped into 5 categories. The parameters basically: stability, healthcare, culture, environment, education, infrastructure, and among the 5 categories, healthcare registered the strongest year-on-year improvement. New Delhi has been ranked at 120, followed by Mumbai, Chennai, and Bengaluru. But Copenhagen in Denmark remains the world's most livable city. The next topic is Samriddh Gram. This topic is important for our governance section. Department of Telecommunications Samriddh Gram has been awarded has won the World Summit on the Information Society Prizes 2026. It's a flagship rural digital transformation initiative of Department of Telecommunications built on BharatNet network. It is envisaged as a pioneering phygital services model, integrating on-ground presence with robust digital infrastructure to empower rural citizens.
It is aimed at transforming rural India. At the heart of this initiative are Samriddhi Kendras, established as one-stop village-level hubs delivering integrated digital services. And the Samriddhi Kendras will deliver a comprehensive suite of services, including education and skilling, agriculture, healthcare, e-governance, e-commerce, financial inclusion, etc. So the next topic is Phuoc Island. This topic is important for your international relations. So about 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's southern island of Phuoc recently. Phuoc is also known as Pearl Island. It's a Vietnamese island located in the Gulf of Thailand. It is the part of a large part of the island is protected under the Phuoc National Park, which is recognized as a UNESCO Biosphere Reserve. The highest point on this island is located in Mount Chua. So the next topic is cyanobacteria. This topic is important for environment section. Researchers have found that cyanobacteria can be used to absorb lead from contaminated water. So cyanobacteria is basically blue-green algae, which is naturally found in all types of water. It has the distinction of being the oldest known fossils. They are single-celled organisms living in fresh, brackish, and marine water. All cyanobacteria are autotrophs, basically which they produce their own energy by photosynthesizing sunlight. Cyanobacteria blooms can form in warm, slow-moving waters. In warm, nutrient-rich environments, microscopic cyanobacteria can grow quickly. So the next topic is Pratapgarh Fort. This topic is important for our art and culture section. A memorial of Veer Shivaji Mahale will be constructed on the foothills of Pratapgarh Fort by Maharashtra government. So Pratapgarh is a large hill fort located in the Satara district of Maharashtra. Maratha King Shivaji Maharaj had commissioned Moropant Pingle, his prime minister, to commence the construction of this fort to defend Neera and Koyna river banks. The construction of the fortress was completed in the year 1656, and this fort stands as the witness to the historic battle of Pratapgarh between Shivaji Maharaj and Afzal Khan, who was the commander of Bijapur Sultanate. So, Battle of Pratapgarh marked the rise of Shivaji Maharaj as the powerful and independent ruler in Deccan region. And in 1818, Maratha forces had to surrender the Pratapgarh fort after losing the Third Anglo-Maratha War. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.